Hello students, I am Arjun Singh, PGT English, Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Jansar Road, Muzaffarnagar. Dear students, we shall study direct indirect speech, in which there are four main parts: assertive sentences, or interrogative sentences, imperative and exclamatory sentences. So today we shall study exclamatory and optative sentences. Mainly this is the fourth part, exclamatory sentences, and optative is the part of exclamatory sentence. सबसे पहले मैं आपको एक ये चार्ट दिखाना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसकी अगर आप स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उनको तैयार करने के लिए एक बहुत ही ब्रीफ चार्ट है ये, जो आपको हेल्प करेगा हर एक तरीके के सेंटेंस को समझने के लिए और उसको आगे इनडायरेक्ट स्पीच में डेवलप करने के लिए। आपके लिए ये जो एक चार्ट है वो रोक दिया गया है और आप आगे की पढ़ाई के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में इसकी स्टडी कर सके और आगे की जो सेंटेंस आपको बनाने हैं उसको आप डेवलप कर सके। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। जो इसमें चेंज आते हैं, वो चेंज कहाँ कहाँ आते हैं। तो जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं, असर्टिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, उनमें आपको इसमें जो होने वाले चेंज हैं, यानी हमारा जो पहला चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा जो चेंज होगा वो आपका जो जहाँ से कोमा और इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है वहाँ से वो चेंज होता है। जो मेनली जो चेंज होते हैं वो टेंस और प्रोनाउन के होते हैं। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो प्रोनाउन को लेकर के होता है। वो इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें वो सारी बातें क्लियर कर दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दरअसल होते किस तरीके के हैं। तो इसमें मेनली एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले होते हैं। उसके साथ साथ में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और जो उसमें ध्यान आपके समय का भी रखा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि जब समय बढ़ा हुआ होता है तो उसमें भी पढ़ाई में आनंद नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शॉर्ट में उस चीज़ को बताऊंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिया नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लें और उसको कहीं ना कहीं बना करके ज़रूर रखें उसको। अब जो सबसे पहला जो एक्सक्लेमेशन होता है हमारा, वो होता है अलास, जो किसी ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है वो। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है, सपोज राम said alas I am undone, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो इसमें आपने देखा होगा कि राम ने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया। अलास किस चीज़ को शो कर रहा है? ये ग्रीफ को शो कर रहा है। तो जब भी हम कभी इस तरीके के जो भी इंटरजेक्शन आएंगे उसमें मेनली हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद। अब वहाँ पर सोरो है तो सोरो, वहाँ पर जॉय होगा तो वहाँ पर जॉय लिखेंगे। तो इस बात का इसमें ख़ास बात ध्यान रखना है। तो जब हम इसको डेवलप करेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि राम exclaimed with
सोरो। इसके बाद से क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको उस टेबल में दिखाया भी था कि जब उसको हम आगे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो फिर उसके बाद में फिर बात आती है कंजक्शन की, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो इसमें आ चुका है इसमें ये। अब उसके बाद प्रोनाउन से शुरुआत करते हैं कि राम बोल रहा है कि मैं, तो इसका मतलब मैं कौन है यहाँ पर? राम। और हम राम को क्या कहेंगे? ही कहेंगे। तो इसमें दरअसल इसको और आगे डेवलप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोनाउन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि कौन से प्रोनाउन को हम किस तरीके से बदलें। उसको बार बार रटते हैं, रटने के बाद में जब वो यूज़ में नहीं आते कुछ दिनों तक, तो क्या करते हैं? उसको भूल जाते हैं उसको। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। हम इसको प्रैक्टिकली देखें कि जो भी इसमें मैं, तुम, ये सब कुछ होते हैं, ये किसी के नाम तो होते नहीं है, तो इसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। अब राम ने कहा है अपने आप के लिए मैं, तो हमारे लिए राम क्या है? वह। तो हम उसको ही लिखेंगे। यहाँ पर दिमाग पर जोर डालने वाली बात नहीं है कि हम किसी टेबल से देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन का है तो हम इसको जा कर के कहने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब कहने वाला किसका है कि थर्ड पर्सन का है, तो आई को थर्ड पर्सन में क्या चेंज होगा फिर? तो इतना ज़्यादा उसको दिमाग में रखने वाली बात नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के उस बात को हमें समझना है इसको कि राम ने कहा कि हाय मैं बर्बाद हो गया, तो इसका मतलब बर्बाद कौन हुआ? मैं कौन है यहाँ पर? राम है इसमें, तो राम को हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे एक्सक्लेम विद सोरो। अब चूंकि हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंजक्शन दैट ही वॉज अनडन। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो इसमें आपको बस केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी कहीं चीज़ का आपको एक्सक्लेमेशन दिखाई देता है, कोई इंटरजेक्शन दिखाई देता है, तो उसको ये देखना है कि ये किस बात को कैसे एक्सप्रेशन ये दे रहा है। ये सुख का है कि दुख का है कि या सरप्राइज का है, कौन सा है ये? सेकेंड सेंटेंस इज, अगला जो हमारा इंटरजेक्शन है वो होगा हुर्रे। They said hooray, we have won the match। जनरली बच्चे मैच खेलते हैं और इतना एक्साइटमेंट शायद किसी और बात को लेकर के ना हो जितना हमारे देश में ख़ास तौर से मैच को लेकर के होता है। तो जब मैच जीत जाते हैं तो देखने वाली बात रहती है कि जो जीतने वाली टीम होती है कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो ऐसे एक्साइटमेंट के टाइम पर ये कहना तो बड़ा जनरली बात होती है कि हो हम जीत गए। तो जब ये खुशी को हमारी व्यक्त करता है, ये कोई भी एक्सक्लेमेशन के बाद में जो भी कुछ आगे लिखा हुआ होगा वो आपको बड़े आसानी से ये बता देगा कि हाँ इसमें कोई दुख की बात है कि ये कोई सुख की बात है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसी तरह से करेंगे कि यहाँ तक का पार्ट इसमें आ चुका है ये, उसके बाद हम कंजक्शन लगाएंगे यहाँ पर दैट। अब ये जो निकला था मुंह से वी यानी हम, तो ये बात किसने कही थी? दे, बहुत सारे लोग थे। तो खुश कौन हुआ था? उनके अकॉर्डिंग हम। अब ये बात हम दूसरे की कही हुई अब हम बताने लग रहे हैं इसको, तो कौन खुश हुआ? वे खुश हुए। जनरल सी बात है इसमें। तो कोई आपको टेबल याद करनी पड़ी है इसमें, तो इस सिचुएशन को समझना है किसी को भी। मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। जब प्रोनाउन की बात की जाती है उसमें, तो उसमें सभी के सभी जितना भी पूरे नरेशन में आपके असर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं,
या कोई भी सेंटेंस उसमें होता है तो उसमें सब जगह जहाँ पर भी प्रोनाउन आएंगे सभी प्रोनाउन को इसी तरह से समझना है। आपने एक बात देखी होगी कि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको एक टेबल दिखाई जाती है प्रोनाउन की कि आपको ऐसे याद करना है, ये फर्स्ट पर्सन के, सेकंड के, ठीक है। वो हमें समझने के लिए टेबल एक देखनी पड़ती है, लेकिन बार बार अगर आप टेबल को रटना चाहोगे और उसको अप्लाई करना चाहोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। वो आपने टीचर से पूछते हैं कभी भी, या जो जनरली पढ़ाते रहते होंगे और भी ऐसे आपके सीनियर साथी होंगे, और तो वो क्या करते हैं कि जब उनसे पूछते हैं कि सर इसको, या भैया इसको ज़रा समझाओ, तो वो क्या करते हैं कि आपको बड़ी आसानी से बिना कुछ रिमाइंड करे वो आपको बना करके दे देते हैं। लेकिन जब आप पूछते हो कि ये कैसे कैसे चेंज आए तो फिर उनके सामने वो टेबल रखी जाती है कि ये टेबल आप रटिए, इसको याद करिए। तो वो टेबल आपको याद नहीं करनी, केवल सिचुएशन को देखना है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, जब उसको कोई मजाक करता है उसके साथ में थप्पड़ दिखा देता है कि लगा तुझे पिटाई कर दूंगा, तो क्या होता है फिर उसमें बच्चा दो तरीके से उसको बता सकता है। डायरेक्ट स्पीच में बता सकता है कि जैसे आपने कहा है वैसे ही कहेगा वो, कह लेगा मुझे ये कहने लग रही है, कह लगा क्या कह लगा मैं तुझे पीट दूंगा, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब वो अपने थोड़ा बड़ा होता है, समझ आने लगती है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करता है। वो फिर वो क्या कहता है, कह लगा मुझे वे पीट देंगे, कह लगा किसने कहा, कह लगा उन्होंने खुद ने कहा है। तो यानी उन्होंने नहीं कहा था कि वे, उन्होंने कहा था कि मैं, उन्होंने कहा था कि तुमको, बच्चा कह रहा है कह लगा मुझको। यही नरेशन है ये। दूसरे की किसी भी कही हुई बात को अपने शब्दों में हम किस तरीके से कहते हैं, वही नरेशन होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता, हम नरेशन का यूज़ बहुत पहले से करते हुए होते हैं, बस अब आ करके हमें ऑन पेपर करना पड़ता है उस चीज़ को। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर जो वी आया तो सीधी सी बात है, वी तो उनके लिए था, हमारे लिए दे हो गया। अब हैव को चेंज किस में करते हैं, हैड में करते हैं, बाकी सेम रहेगा। वन द मैच, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब इसके बाद में आपका जो इंटरजेक्शन आता है, आहा आता है, ओह आता है, ये सभी के सभी जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये दुख को या सुख को बताने वाले होते हैं। इसके साथ में जो हमारे जो सेंटेंस आते हैं, सबसे ज़्यादा जिनको हम फेस करते हैं कहीं पर भी, तो वो आते हैं इसमें नंबर 3 एक आता है इसमें लेकर के सेंटेंस ब्रेवो। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो और देखा होगा आपने कि पेट थपथपा कर कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा काम किया आपने, तो ये ब्रेवो वही है। सपोज द टीचर said to me bravo, you have stood first in the class। जब भी हमारा रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई उसमें देखा होगा आपने कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आते ही हैं उसमें। अब मान ले जो क्लास में फ़र्स्ट आया हो और टीचर उसको जाहिर सी बात है कि शाबाशी देंगे, और भी ऐसे होंगे जो उसको बधाई देते हुए होंगे सभी, कोई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेगा, कोई बड़े होंगे तो ब्रेवो कह कर के उनको जो बैक है वो थपथपाएंगे। तो इसमें टीचर ने कहा मुझसे कि ब्रेवो यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में आप फर्स्ट आए हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनमें कोई इंटरजेक्शन आता है तो ब्रेवो है जो एक तरीके से एक शाबाशी को, अच्छे काम के बाद के परिणाम को उसको बताने लग रहा है ये। तो इसमें हम इसको कैसे बनाएंगे कि जब भी हम, चूँकि जैसे कि मैंने आपको पहले वो टेबल दिखाई थी, उस टेबल के अंदर ये सब कुछ सारी चीज़ें उसके अंदर कोशिश करी है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएँ ये।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि द टीचर अपलोडेड, जहाँ भी कहीं ब्रेवो आएगा वहाँ पर आएगा अपलोडेड। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि अलास आया है तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखा, जब हुर्रे आया तो हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा यहाँ पर। इसी तरीके से जब भी ब्रेवो आएगा इसमें तब हम लिखेंगे अपलोडेड। ब्रेवो होता है यानी शाबाश, वो एक तरीके से इंटरजेक्शन है। और अपलोडेड क्या है कि अपलोड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शाबाशी देना, तो हम इसको लिखेंगे द टीचर अपलोडेड मी। टीचर ने मुझे शाबाशी दी। किस पर शाबाशी दी, हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, इसको मैं बताऊं आपको। एक तो होता है कि अपलोडेड मी सेइंग दैट लगा करके, सेइंग दैट, उसके बाद में पूरा सेंटेंस जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं उसी तरीके से इसको चेंज कर देंगे। भाई टीचर ने मुझसे कहा, उनके मुंह से क्या निकला कि तुम कक्षा में फर्स्ट आए हो। आप तो इसमें तुम कौन है, बात मेरे से करी तो मैं ही हूँ ना तुम। तो यहाँ पर मुझे जब मैं इस बात को बताऊँगा उनकी कही हुई बात को, तो वो तुम मैं हो जाएगा। इसमें आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप टेबल वो प्रोनाउन की देख सकते हैं, तो देखने के बाद आपको यही मिलेगा कि हाँ ठीक है, जैसा हमने पहले सोचा था उसी तरह से टेबल को देखने के बाद भी वही चीज़ आती है। अब आपको देखना है कि आपको टेबल देख करके बनाना है, उलझना है उसमें, या फिर उसको हम अगर देखा जाए एक जनरल वे में तो आपको इस तरीके से बना सकते हो कि टीचर ने मुझसे कहा कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, तो तुम कौन है यहाँ पर। जब मेरे से कहा था उन्होंने तो इसका मतलब मैं हूँ यहाँ पर, तो आई लिखिए यहाँ पर। ये सेइंग दैट आई, टेंस बदलिए इसका, हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इट मीन्स टीचर ने मुझे शाबाशी दी ये कहते हुए कि मैं क्लास में फर्स्ट आया था। इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ तक का ऐसा ही बनेगा ये। उसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, द टीचर अपलोडेड me on standing first in the class। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि टीचर ने मुझे शाबाशी दी क्लास में फ़र्स्ट आने पर। तो आपके कहने का तरीका बदल गया, लेकिन बात का मतलब वही रहा जो उन्होंने सबसे पहले कहा था। यानी टीचर ने मुझे ये कहते हुए कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आया था, मुझे उन्होंने शाबाशी दी, तब भी मतलब ये निकलेगा कि शाबाश तुम क्लास में फ़र्स्ट आए हो। जब हम इस बात को कहेंगे कि टीचर ने मेरे क्लास में फ़र्स्ट आने पर मुझे शाबाशी दी, तब भी बात का मतलब वही निकलता है, बस हमारा कहने का तरीका अलग हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई एक बात कही किसी के द्वारा कही जाती है, उसको 10 लोग जो है अपने अपने शब्दों में, यानी वो इनडायरेक्ट स्पीच है, अलग अलग तरीके से कहते हैं उसको। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो बात कही हुई है वो बात का मीनिंग जो है ना वो बदलना नहीं चाहिए। बात का मीनिंग वही होना चाहिए एग्जैक्ट जो वो बताना चाह रहे थे। तो अगर आपका बात का मतलब वही निकल रहा है जो वो कहना चाह रहे थे, तो आपका वो समझो कि इनडायरेक्ट नरेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात का मतलब बदल गया, यानी वो बात कुछ और कहना चाह रहे थे और आपकी बात का मतलब कुछ और निकल रहा है, तो वहीं पर वो जो है इनकरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो। इसके बाद में ये आपके वो सेंटेंस थे कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं,
लेकिन इसमें अब हमारे दो तरीके के सेंटेंस और बचते हैं, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस। ये उनको कैसे बनाते हैं हम? जो सेंटेंस हमारे हाउ से बनते हैं, जैसे द बॉय सेड द बॉय सेड हाउ ब्यूटीफुल द कार इज़। अब किसी भी अच्छी चीज़ को देखने के बाद में, चाहे भली वो अच्छी हो या ख़राब हो, देखने के बाद में एक मन में कुछ विचार पैदा होते हैं, और वही विचार जो है हमारे एकदम आते हैं। तो किसी भी कार को देख करके जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रही हो, बहुत ही यूनिक दिखाई दे रही हो, तो उसको देखने के बाद में बच्चा हो या बड़ा हो कहता ही कि देखो कितनी सुंदर कार है ये। तो यहाँ पर कितनी सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बताओ कि कितनी सुंदर है, इसमें एक्सक्लेमेशन केवल इसी चीज़ का होता है, केवल यही विचार उसमें एक तरीके से छिपा हुआ होता है कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये ख़राब है तो वो ख़राब है। अब इसमें जब भी हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे तो ये ध्यान करना होगा आपको, मैंने पहले भी कही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो केवल हमारी इसमें एक्सक्लेमेटरी में नहीं आएगी, ऑप्टेटिव में नहीं आएगी, बल्कि वो कहीं और भी दिखाई देगी हमें। तो इसमें लिखा कि हाउ ब्यूटीफुल द कार इज़। क्या हम इसको जो का तो बनाना शुरू कर दें? नहीं, बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी सेंटेंस अगर वो अलग रूप में होता है, वो यानी असर्टिव से अलग इंटरोगेटिव होते हैं, तो वो भी असर्टिव फॉर्म में लाने पड़ते हैं हमें। इसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो भी असर्टिव फॉर्म में लाने पड़ते हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा कि हाउ ब्यूटीफुल द कार इज़, तो जो भी इसमें हाउ से जो जुड़ा हुआ जो भी आपका वर्ड होगा, तो वहाँ तक के वर्ड तक आप जो है इसको अंडरलाइन कर लें और उसके बाद का कर लें इसको असर्टिव बनाने के लिए, और बीच में दोनों को अलग कर दें। जो बाद में था उसको पहले लेकर के आ जाएं और इस वाले को वेरी लगा करके बाद में लिख दे, तो आपका असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इट मीन द, यहाँ लेकर के जाओ द कार, यहाँ से लिया है मैंने, द कार इज हाउ ब्यूटीफुल, इट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका सेंटेंस बन जाता है, ये द कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज़ असर्टिव सेंटेंस। तो तब आपको अब इसको चेंज करना है इसको, तो जो भी हाउ और व्हाट से बनने वाले सेंटेंस होंगे हम उनमें लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब जो इसमें विद सरप्राइज है ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लिखना चाहते, केवल एक्सक्लेम्ड लिखना चाहते हैं, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें लिखेंगे कि द बॉय एक्सक्लेम्ड, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उसको मैं विद सरप्राइज। मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमारी ऑप्शनल है, हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसके बाद में कंजक्शन दैट लगाएंगे। आपने देखा होगा कि दैट कंजक्शन कब आती थी, जब असर्टिव सेंटेंस होते थे। अब बहुत से सोचते हैं कि लगे एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगाते हैं, अरे वही एक्सक्लेमेटरी को हमने पहले असर्टिव बना लिया, हम असर्टिव के हिसाब से हम दैट लगा रहे हैं यहाँ पर। तो दैट के बाद में ऐसे ही लिखेंगे कि द कार, अब उस समय थी उसके लिए अच्छी है, अब तो हमारे सामने कार नहीं है, हम उसकी कहीं भी बात को बता रहे हैं, तो टेंस चेंज हो जाएगा। द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसी तरह से जो सेंटेंस होते हैं हाउ वाले के बाद में व्हाट वाले सेंटेंस आते हैं, उनको कैसे बनाते हैं हम?
he said what a fool you are. What a fool you are. एक सेंटेंस और होता है इसमें इसी एक्सप्रेशन को देने के लिए, हाउ फुलिश यू आर. व्हाट अ फूल यू आर, हाउ फुलिश यू आर. अब इसमें देख लेते हैं हम इसको ऑप्शनल में, हाउ फुलिश यू आर. दो सेंटेंस अलग अलग हो गए हमारे. अब जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे, व्हाट अ फूल यू आर बनाएंगे, वही है व्हाट अ फूल, यानी कितने मूर्ख, यानी महामूर्ख. तो इसको हम बनाएंगे यू आर अ ग्रेट फूल. जो इससे बनने वाले होंगे उसको ये हाउ फुलिश, इट मीन्स वेरी फुलिश. तो यू आर वेरी फुलिश. अब ये दोनों सेंटेंस आपके कवर हो जाते हैं इसी में. तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम लिखेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड. उसके बाद में मैंने कहा था कि इसको हम विद सरप्राइज लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो नहीं. ये सेंटेंस हमारे असर्टिव बन चुके हैं ये. तो इनके लिए हम दैट कंजक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो दैट, अब दैट के बाद में जो यू कहा गया है इसमें, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. बहुत से क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी यू आएगा, अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा कि किसको बात कही गई है तो उसको जो है हम मी मान लेते हैं. वहाँ पर ऐसा नहीं होगा. अगर वहाँ पर मी होगा तभी हम यू को मी के अकॉर्डिंग उसको आई में चेंज करेंगे, अदरवाइज़ उसको थर्ड पर्सन माना जाता है. अभी जो यहाँ पर यू दिया हुआ है इसमें, ये यू कोई थर्ड पर्सन है, ये इसको आई में कभी चेंज मत करिए इसको. तो यहाँ पर लिखा है ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट. अब यहाँ पर हमने लिखा ये ही. इसके बाद में हम लिखेंगे वॉज, ही वॉज. अब ये ऐसा सेंटेंस आता है ही वॉज तो अ ग्रेट फूल, और अगर ये आएगा तो ही वॉज वेरी फुलिश. तो आपके दोनों टाइप के जो सेंटेंस है वो इस तरह से बनने वाले हैं. वो आपके ये जो सेंटेंस है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये पूरे हो जाते हैं यहाँ पर. इनको पढ़ने के बाद में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव कोई अलग पार्ट नहीं होता, वो भी एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है. क्योंकि हम कहीं भी चीज़ को जब पढ़ना चाहते हैं तो उसी के हम पार्ट बना देते हैं ताकि उसको वो समझ सके. और सेंटेंस में जो असर्टिव पार्ट होता है बच्चों को समझाने के लिए उसी के अफर्मेटिव पार्ट बना देते हैं, नेगेटिव पार्ट बना देते हैं. इस तरीके से फिर आगे इंटरोगेटिव में आता है तो उसमें भी ऐसा ही उनको ईजी करने के लिए एक येस नो टाइप के सेंटेंस बना देते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बना देते हैं हम. ऐसे ही आपके इम्परेटिव में होता है. इम्परेटिव में भी कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले होते हैं, ऑर्डर और एडवाइस के होते हैं. तो दूसरे ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो अलग उसमें सेंस में आते हैं, यानी जो लेट से लेटस से शुरू होने वाले होते हैं. ऐसे ही आपके एक्सक्लेमेटरी में उनको अलग अलग बनाने के लिए उसमें ऑप्टेटिव पार्ट को थोड़ा सा अलग कर करके, क्योंकि उसकी बनावट कुछ अलग दिखाई देती है, तो उसको हम स्टडी करने के उससे हमने दो इसके पार्ट कर लिए. जैसे मेनली अगर तरीके से देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी पूरा ही पार्ट होता है. तो अब तक के लिए आपके ये एक्सक्लेमेटरी की जो तरीके से एग्जाम्पल्स थे वो आपके यहाँ तक पूरे हो चुके हैं, और अगली वीडियो में आपको जो है फिर इसके ऑप्टेटिव पार्ट बताए जाते हैं.